जन दोस्तों, वंदे मातरम। उमर खालिद की जमानत वाली याचिका पर कल सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस बीच उमर खालिद की जमानत से इतर देश में बहस छिड़ गई है कपिल सिब्बल के पक्ष को लेकर के। कपिल सिब्बल दोस्तों हमेशा ऐसे ही लोगों के केस क्यों लड़ते हैं? इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है या फिर वो वाकई में अपने आप को न्यायालय का एक अच्छा पैरोकार समझते हैं? भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे संवेदनशील और विवादास्पद घटनाओं में से एक साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों ने एक बार दोस्तों फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी हुई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे कार्यकर्ताओं की बेल याचिकाओं पर सुनवाई ने न केवल कानूनी सिद्धांतों को चुनौती दी हुई है, बल्कि राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों के बीच में गहरे विभाजन को भी उजागर कर दिया है। दोस्तों ये मामले अब 5 सालों से अधिक समय से लंबित हैं और अभियुक्तों की लंबी हिरासत ने संवैधानिक अधिकारों की बहस की नई दरअसल एक तरीके से बहस छेड़ दी है। और ये जो संवैधानिक अधिकारों की दुहाई दे रहा है, ये समूचा विपक्ष उन्हें लग रहा है कि उमर खालिद को जबरन जेल में डाला गया है। लेकिन दोस्तों इस बहस के केंद्र में खड़े वकीलों की भूमिका खास करके कपिल सिब्बल जैसे दिग्गजों की सवालों के घेरे में आ चुकी है। क्या दोस्तों वो न्याय की खोज में है या फिर एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान? साल 2020 के फरवरी महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों ने देश को हिला करके रख दिया था। ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC के खिलाफ में विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो है भड़के थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों इन दंगों में तकरीबन 35 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे और बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों रुपए की जो प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज कर दिया गया था। UAPA यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में उमर खालिद एक पूर्व JNU छात्र है और वामपंथी कार्यकर्ता अपने आप को जो है बताता है, उसको मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में नामित किया गया है। उसकी जमानत को लेकर के पिछली सुनवाई के दौरान डेट को आगे बढ़ा दिया गया था और अब कल यह तय हुआ कि जमानत दी जाएगी कि नहीं। अभियोजन पक्ष का दोस्तों दावा है कि खालिद ने भाषणों के माध्यम से हिंसा भड़काने का काम किया था। हालांकि बचाव पक्ष लंबे समय से इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध करार देता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों हालिया सुनवाई में जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजरिया की बेंच के समक्ष में खालिद के वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिए थे, लेकिन कपिल सिब्बल की एक भी चल नहीं पाई थी। उनका कहना था कि अभियुक्त दिल्ली में मौजूद ही नहीं था जब दंगे भड़के और कोई ठोस सबूत जो है इस बाबत नहीं है, ना तो हथियार, ना धनराशि और ना ही किसी भी तरीके का एविडेंस उनके खिलाफ मिला ही नहीं है। 5 सालों से अधिक की हिरासत को असंवैधानिक बताते हुए कपिल सिब्बल ने दरअसल उन्होंने समानता के सिद्धांत का दरअसल हवाला दिया है। उदाहरण के तौर पर नताशा नरवाल, देवगाना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा जैसे अन्य अभियुक्तों को बेल मिल चुकी है, तो उमर खालिद को क्यों नहीं? ये कपिल सिब्बल की तरफ से तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखी गईं। ये दोस्तों तर्क निश्चित रूप से कानूनी दृष्टि से मजबूत लगता है कपिल सिब्बल के मुताबिक, लेकिन यही वो बिंदु है जहां पर बहस राजनीतिक रंग ले लेती है। क्या दोस्तों लंबी हिरासत का दर्द ही न्याय का पैमाना है या फिर अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज किया जाएगा? इस मामले में दोस्तों कपिल सिब्बल की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सिब्बल ने खालिद का पक्ष लड़ा है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि अभियोजन के पास में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और यह हिरासत अन्यायपूर्ण है, जो अनुच्छेद 21 जिसके अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आता है उसका उल्लंघन करती है। दोस्तों जब मैं अभियोजन की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं दिल्ली की जो पुलिस है उसके पक्ष की बात कर रहा हूं, जो सरकारी वकील जो पेश हो रहे हैं उमर खालिद के खिलाफ में। कपिल सिब्बल का दोस्तों ये रुख उनके लंबे राजनीतिक सफर से मेल खाता है। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के स्वतंत्र सांसद बने, लेकिन विपक्षी दलों के एजेंडे को मजबूती से उठाते रहे। लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या कपिल सिब्बल का यह उत्साह न्याय के लिए है या फिर राजनीतिक लाभ के लिए है? उनकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि वो चुनिंदा न्याय के ही पैरोकार हैं, यानी कि जिनके खिलाफ में लोगों का गुस्सा फूट रहा होगा, कपिल सिब्बल साहब उन्हीं की पैरोकारी करते हैं। जब बात दंगों के पीड़ितों जिनमें निर्दोष हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे उनकी आती है, तो फिर कपिल सिब्बल जैसे वकील चुप्पी साध लेते हैं। क्या वो उन सैकड़ों परिवारों की पीड़ा को कभी कोर्ट में उसी जोर से उठा पाएंगे जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने सड़क पर दम तोड़ दिया? यह दोहरा मापदंड भारतीय न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। कपिल सिब्बल की दोस्तों राजनीतिक पृष्ठभूमि इस आलोचना को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। एक समय
कांग्रेस पार्टी की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल ने कई विवादास्पद फैसले लिए हैं, जिसमें शिक्षा नीतियों को लेकर के छात्र आंदोलन का दमन शामिल था। आज जब वो विपक्ष के चेहरों का बचाव कर रहे हैं तो लगता है जैसे वो अपनी पुरानी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर साल 2012 के गुजरात दंगों पर कपिल सिब्बल सरकार का रुख नरम था, लेकिन अब दिल्ली दंगों पर वो अभियोजन को ही निशाना बना रहे हैं। अभियोजन यानी कि जो उनसे विपक्षी दल है, जो उनके विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के पटल पर केस लड़ रहा है, यह न केवल असंगत है बल्कि एक तरह का राजनीतिक अवसरवाद भी है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों उनके तर्कों ने बेशक कानूनी बहस को तीखा बनाया, लेकिन क्या यह दंगों की जड़ सांप्रदायिक विभाजन और भड़काऊ भाषणों को संबोधित करता है? कपिल सिब्बल जैसे दिग्गजों को चाहिए कि वो सिर्फ बेल की मांग न करें बल्कि समाज में शांति के लिए जिम्मेदारी भी लें। उनकी चुप्पी उन नेताओं पर सवाल उठाती है जो दंगों को राजनीतिक साजिश बता करके इतिहास को तोड़ मरोड़ करके बताते हैं। इन मामलों के दोस्तों व्यापक निहितार्थ भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। यूएपीए जैसे कठोर कानून का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाने के लिए होता रहा है। एक और सरकार का दावा यह है कि कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन इनमें दरअसल दमनकारी बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो मानवाधिकार संगठन है वो दंगाइयों के तो मानवाधिकार की चिंता करते हैं, लेकिन जिन लोगों को कुचल दिया गया, 53 लोगों को मार दिया गया, उनके मानवाधिकार की बात कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट की भूमिका यहां पर दोस्तों निर्णायक होनी चाहिए, न तो राजनीतिक दबाव में झुकना, ना ही न्याय को विलंबित करना। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद की बेल याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचना स्वाभाविक था। लेकिन अगर दोस्तों कोर्ट बिना ठोस सबूत के लंबी हिरासत को बरकरार रखता है तो यह लोकतंत्र की नींव हिला देने वाला है। यह विपक्ष का दरअसल पक्ष है। विपक्ष का कहना है कि खालिद के खिलाफ में कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी लटकाई जा रही है जमानत। दूसरी तरफ शर्जील इमाम का मामला भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। इमाम पर जामिया मिलिया इस्लामिया में दिए गए भाषण को लेकर के यूएपीए के तहत मुकदमा चल रहा है, जहां पर उसने राष्ट्र विरोधी दरअसल कुछ हरकतें करी थी, उसे राष्ट्र विरोधी करार दिया गया है। उसके वकील का तर्क है कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है, लेकिन दोस्तों अभियोजन पक्ष इसे साजिश का हिस्सा मानता है। ये बहसें दरअसल हमें याद दिलाती हैं कि भारत का संविधान कितना नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के बीच में। कपिल सिब्बल की आलोचना दोस्तों यहां इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये न्यायपालिका के एक प्रमुख स्तंभ है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो निष्पक्ष तरीके से केस लड़ा करें, ना कि किसी वैचारिक गुट के प्रवक्ता बने। उनकी हालिया टिप्पणियां जहां पर उन्होंने बेल अस्वीकृति को अन्याय कहा, विपक्षी दलों के एजेंडे से मेल खाती है। लेकिन दोस्तों क्या वो कभी उन हिंदू पीड़ितों की बात करते हैं जिन्हें दंगों में निशाना बनाया गया? क्या उन लोगों की बात करेंगे जिनके घर पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए इन दंगों के दौरान, उनके घर का चिराग बुझा दिया गया इन दंगों के दौरान? ये दोस्तों चुनिंदा सहानुभूति भारतीय राजनीति की कटु सच्चाई है। कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को और वकीलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या वो न्याय के सिपाही हैं या फिर राजनीतिक योद्धा। अंत में दोस्तों ये मामला सिर्फ उमर खालिद या फिर शर्जील इमाम का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो तथ्यों पर आधारित फैसला दें। जो भी कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं कंसीडरेशन में ऑब्वियसली ली जाएं, लेकिन राजनीतिक दबाव में यह फैसला नहीं आना चाहिए। अगर बेल मिलती है तो फिर यह न्यायिक सक्रियता का उदाहरण बनेगा, अगर अस्वीकार होती है तो फिर यूएपीए सुधार की मांग और भी तेज हो जाएगी। कपिल सिब्बल की दोस्तों अपनी भूमिका पर उन्हें पुनर्विचार करने की जरूरत है। एक ऐसे देश में जहां पर सांप्रदायिक सद्भाव ही असली ताकत है, वकीलों और नेताओं का कर्तव्य है कि वो विभाजन न फैलाएं बल्कि एकजुट रहें, अन्यथा ये बहसें कोर्ट कक्षों तक सीमित न रहें बल्कि समाज को और भी बांट देंगी। तो कुल मिलाकर के कपिल सिब्बल पर अब सवाल उठ रहे हैं कि कपिल सिब्बल हमेशा एक तरफा बात ही क्यों करते हैं। कपिल सिब्बल को उमर खालिद के मानवाधिकारों की तो चिंता है, लेकिन जो सैकड़ों लोग घायल हो गए, 53 लोगों की मौत हो गई इस दंगे के दौरान, लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को तबाह कर दिया गया, उनके मानवाधिकार की बात कौन करेगा? क्या कपिल सिब्बल इस बाबत भी कोर्ट में कुछ कहने का मादा रखते हैं? बहरहाल
अब देखना दिलचस्प होगा, कल इस बाबत फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई बड़ी खबर आएगी, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।